में भी है, महाराष्ट्र में भी है और एमपी के बड़वानी में भी है। हाँ, अभी मैंने क्या पूछा था, इन पश्चिमी में से कौन सी वाली महाराष्ट्र में है ना? अच्छा जी, पूर्वी सतपुड़ा में क्या क्या स्थित है? पूर्वी सतपुड़ा में महादेव पर्वत लो, महादेव श्रेणी, और दूसरा ग्वालीगढ़ श्रेणी, और दो पठार थे इसके अंदर छोटे छोटे से, बैतूल और छिंदवाड़ा पठार। इनमें से सब, इन सभी में से मैकल वैकल सब कुछ मिला लें, सबसे दक्षिणी श्रेणी कौन सी है? ग्वालीगढ़ इज सही जवाब, इज अ करेक्ट आंसर। और क्या पूछ रहे थे? हाँ जी, पांडुरना जो जिला है वो किस पठार पे स्थित है? छिंदवाड़ा किसने बोला? एकदम सही जवाब। किसने बोला था? क्या बात है, एकदम सही जवाब। अच्छा जी, मैकल जो पठार है वो इसका ईस्टर्न भाग है पूरी इस तंत्र का, है ना? मैकल पठार के किस हिस्से को मैकल श्रेणी कहते हैं, आप बताइए। मैकल पठार का जो पूर्वी किनारा है वो हमको एक पर्वत जैसा प्रतीत होता है, तो उसको मैकल श्रेणी बोल देते हैं। सही मामले में कोई श्रेणी व्रेणी नहीं है, वो पठार का पूर्वी किनारा केवल है वो, है ना? और वो छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। करंट में क्या? नहीं तो वो तो ऐसे वेस्टर्न घाट आप देखोगे उसको पर्वत बोलते हैं, परंतु वेस्टर्न घाट कोई पर्वत नहीं है, वो प्रायद्वीपीय पठार का पश्चिमी किनारा है। वो करेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, आधा सही है आधा गलत है, वो चलने दो, ठीक है? क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता जब देखेगी तो उसको एक पर्वत कैसे दिखेगा, और बिल्कुल पर्वत है वो, जियो टेक्टोनिकली वो कोई पर्वत नहीं है, पठार का पूर्वी किनारा है केवल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैकल पठार कुल कितने जिलों में स्थित है? मध्य प्रदेश के, तुम रुक जाओ, मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिलों में फैला हुआ है मैकल पठार? और अनूपपुर, एकदम सही जवाब। मैकल पठार की सबसे ऊंची चोटी आप बताइए सर। अमरकंटक, बिल्कुल सही जवाब। अमरकंटक चोटी से 3 नदियां निकलती हैं, 1, 2 और 3, और जोहिला, एकदम सही जवाब। ठीक है, वो जो जिला है पांडुरना जिला, देखो हमने पढ़ा था ना बैतूल पठार और छिंदवाड़ा पठार, तो छिंदवाड़ा पठार पे पहले पूरा छिंदवाड़ा जिला स्थित था, अब छिंदवाड़ा का कुछ हिस्सा काट के पांडुरना बोलते हैं ना उसको, तो पठार तो वही रहेगा ना, आपने उसके उतने हिस्से का नाम चेंज कर दिया, पांडुरना कर दिया है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, और क्या था? बस ठीक है, इतना ही पढ़ा था। इसमें 2 दर्रे हैं, रुक जाओ जरा, सतपुड़ा में 2 दर्रे हैं, दोनों दर्रों का नाम बताएंगे। हाँ, एकदम सही जवाब। बुरहानपुर दर्रा किस किले से होकर गुजरता है? असीरगढ़ किले से। ठीक है, इसको दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, ये हिस्ट्री में पढ़ोगे, यहाँ मैं नहीं लिखवा रहा। बस ठीक है यार, बहुत हो गया। इस पूरे तंत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई कितनी है? 1350, बिल्कुल सही। वो एमपी की सबसे ऊंची चोटी है ना? बस ठीक है यार। धूपगढ़ चोटी हमारी किस रेंज में है? महादेव रेंज में। तोड़ दो तोड़ दो। क्या टूटा? क्या गया? चलिए अगला हमारा क्या है? नहीं, क्या चीज? पांडुरना? अरे भैया छिंदवाड़ा का पार्ट है, बैतूल में कहां से आ जाएगा? हाँ ये देखो, इतना ये दिख रहा है आपको छिंदवाड़ा, इसका इतना इतना पार्ट काट के पांडुरना बना दिया। ठीक है, बैतूल पठार आपका ये रहा, और छिंदवाड़ा पठार अब इतना बड़ा बनाओ आप, इसका इतना इतना पार्ट काट के पांडुरना बना दिया। बैतूल पठार से कोई लेना देना थोड़ी ना उसका। अगला कौन सा लें यार? पूर्वी घाट पश्चिमी घाट है ना, महादेव श्रेणी बता। ठीक है बच्चों, अच्छा जी, सतपुड़ा और मैकल में से कौन सा क्षेत्र लाल पीली मिट्टी के लिए फेमस है? मैकल। एक ही व्यक्ति आंसर क्यों देता है, बाकी कोई क्यों नहीं देते हैं? चलिए आगे। क्योंकि पठारों पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, इसलिए। ठीक है, इधर देखेंगे। हाँ जी, शुरू करते हैं आज की कार्यवाही। अगला हम कौन सी पर्वत श्रृंखला ले रहे हैं? अगली हम पर्वत श्रृंखला ले रहे हैं
पश्चिमी घाट, हाँ ये खत्म हो गया। अगला हम लेंगे पश्चिमी घाट, ठीक है। तो बच्चों पश्चिमी घाट लिखने से पहले समझो कि वो कोई एक पर्वत श्रृंखला नहीं है सही मायने में। हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, जो प्रायद्वीपीय पठार है उसमें कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और कितने पठार हैं। तो पहले पर्वत श्रृंखलाओं का नंबर लगाया ना, तो विंध्य वगैरह हो गया, सतपुड़ा हो गया। अगला हम ले रहे हैं पश्चिमी घाट, जो हमको वेस्ट कोस्ट के किनारे किनारे मिलता है, पश्चिमी तट के सहारे उत्तर से दक्षिण में फैला हुआ मिलता है पश्चिमी घाट। लेकिन पश्चिमी घाट कोई अपने आप में एक शुद्ध रूप से पर्वत नहीं है। देखो जरा इसको, यदि साइड से देखूं मैं, ये यहाँ पे टॉप से देख रहा हूं और यही मैं यहाँ डूब के देखूं ऐसे साइड से, तो मुझे क्या दिखाई देगा, ये पश्चिम तटीय मैदान, फिर ये पश्चिमी घाट एक खड़ी दीवार की तरह, फिर ये प्रायद्वीपीय पठार, ये इसके ऊपर की सरफेस, और फिर से ईस्टर्न घाट दिखेगा, पूर्वी घाट है ना, और फिर जो है पूर्वी तटीय मैदान दिखेंगे मुझे, इतने लंबे चौड़े फैले हुए, ठीक है। तो सही मामले में जो पश्चिमी घाट है आपका, वो केवल और केवल इस पठार का पश्चिमी किनारा है, जो इन तटीय मैदान से देखने पर मुझे पर्वत जैसा प्रतीत होता है। सही मामले में कोई पर्वत नहीं है वो, क्योंकि यदि मैं यहाँ पठार के ऊपर पे खड़ा रहूंगा तो मुझे एहसास भी नहीं होगा कि पर्वतों के ऊपर खड़ा हुआ हूँ। आ रहा है ना समझ में आपको। तो पश्चिमी घाट क्या है, हमारे इस प्रायद्वीपीय पठार का पश्चिमी किनारा। कहां से कहां तक फैला हुआ है, बता दो जल्दी से। नहीं, ये रही हमारी ताप्ती नदी। कौन सी नदी, ताप्ती। ताप्ती नदी के दक्षिण से ही हमारा पश्चिमी घाट स्टार्ट होगा और कन्याकुमारी तक जाएगा, ठीक है। अगर अक्षांश की बात करें तो 21 डिग्री अक्षांश लगभग, और ये कितना अक्षांश था, 8 डिग्री 4 मिनट। सब कुछ मैं ही याद दिलाऊं, है ना। ये रहा तो अड्डा पश्चिमी घाट, कन्याकुमारी तक फैला दिया मैंने इसको, ठीक है। पश्चिमी घाट को ताप्ती से लेके कन्याकुमारी तक। मुझे जरा 2 मिनट देंगे आप लोग बस। गोवा तक, बिल्कुल सही। अपने एटलस में आप देखोगे, ये देखो ये गुजरात है, यहां कहीं गुजरात खत्म होगा, यहां कहीं गुजरात खत्म होगा, और उसके बाद महाराष्ट्र स्टार्ट होगा। महाराष्ट्र के बाद हमारा गोवा मिलता है, गोवा के बाद कर्नाटक स्टार्ट होता है ना। तो जो आपका गोवा है, इसके पश्चिमी घाट के मैं टोटल 3 हिस्से कर सकता हूं। ये रहा मेरा गोवा, बहुत नीचे बना दिया यार गोवा। ताप्ती नदी से गोवा तक ये है पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग। गोवा से लेके पाल घाट तक, पाल घाट क्या है बताते हैं अभी। गोवा से लेके पाल घाट तक, इसको हम ना रेड कलर से लिख देते हैं, पाल घाट। पाल घाट, पाल घाट एक नेचुरल पास है, एक नेचुरल गैप है, जिसके सहारे आप इन तटीय मैदानों से इस पठारी भाग में एंटर हो सकते हो, ठीक है। पाल घाट एक पास है। गोवा से लेके पाल घाट तक ये कहलाएगा मध्य भाग, पश्चिमी घाट का मध्य भाग, और उसके बाद पाल घाट से लेके कन्याकुमारी तक ये कहलाएगा आपका दक्षिणी भाग। किसका, वेस्टर्न घाट का दक्षिणी भाग। हैप्पी। अब ध्यान देना, यहीं पर एक छोटी सी सिटी है मुंबई, ये रही मुंबई, मुंबई बना दिया मैंने, अभी मैंने बनाया है, रुको जरा बताते हैं। ये मैंने 3 हिस्से कर दिए टोटल इसके, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। हैप्पी। अब यहां पे मैं कुछ बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे हैं इसके अंदर, उन दर्रों के बारे में देख लो आप। पहला दर्रा है ये मुंबई के इधर उत्तर में, इसका नाम है थाल घाट, थाल घाट। दूसरा दर्रा मुंबई के थोड़ा दक्षिण में ले लो आप, ये है आपका भोर घाट, और ये रहा आपका तीसरा पाल घाट। चाहो तो एक और ले लो बच्चों, औगुम्बे घाट, बट इसको यहां मिक्स नहीं कर रहे,
मिसलेनियस में लिखा देंगे, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ ये तीन ही आते हैं, सिर्फ तीन ही आते हैं। ओके, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, दो और हैं, एक ओगुम्बे घाट है, एक सैनकोट्टा पास है। तो ये मैं मिसलेनियस में लिखा दूंगा, यहाँ पे सिर्फ तीन सीखो, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। अब इसमें से क्वेश्चन आता है कि इन तीनों में से सबसे चौड़ा पास कौन सा है, तो क्या लगाओगे, पाल घाट। ये इतना चौड़ा है कि अभी मैंने बताया था वेस्टर्न घाट ही ऐसे खड़ी दीवार की भांति है ना। तो जब मानसूनी पवनें टकराती हैं इस वेस्टर्न घाट से, तो पूरी वर्षा वो इतने इतने क्षेत्र में ही कराती हैं, यहाँ कोई वर्षा नहीं कराती पठार के ऊपर, ठीक है। लेकिन पालघाट दर्रे से इतनी मानसूनी पवनें अंदर एंटर हो जाती हैं, तो एकमात्र ये ऐसा क्षेत्र है जो मानसून के दौरान वर्षा प्राप्त करता है। किस वजह से, इस पालघाट दर्रे की वजह से। यहीं पर बहती है कावेरी नदी। कावेरी नदी दक्षिण भारत की सबसे ज्यादा जल वाली नदी है वो, मतलब 12 महीने पानी रहता है। आपको नदियां पढ़ाते हैं हम, हिमालय की नदियां और पठारी नदियां, तो उसमें क्या अंतर होता है। हिमालय वाली नदियों में हमेशा जल मिलता है, सदा नीरा होती हैं वो, है ना। लेकिन ये मानसूनी एक तरीके से, हाँ, ये सिर्फ मानसून के दौरान जल प्राप्त करती हैं। तो इसलिए शेष जो शुष्क समय है, लगभग सूखी रहती हैं नदियां। कावेरी एकमात्र ऐसी नदी है जो 12 महीने पानी रहता है। एक तो मानसून के दौरान बारिश होती है, फिर लौटते मानसून के दौरान इस वाले सेक्शन में बारिश होती है, तो उसके सेक्शन में बारिश होती ही रहती है, उसको पानी मिलता रहता है। तो ये पालघाट हो गया आपका तीन। अब देखो जरा, ये क्वेश्चन यहाँ पे और थोड़ा एक्स्ट्रा तरीके से आता है। ये यहाँ पर है एक क्षेत्र नासिक, जिला है नासिक, महाराष्ट्र का ही है नासिक, ठीक है। और अगर मैं इधर जाऊंगा तो पश्चिम बंगाल में यहाँ अब यहाँ बनेगा तो है नहीं, तो यहाँ लिख दिया मैंने कोलकाता, ठीक है। यहां से एक नेशनल हाईवे जाता है मुंबई से कोलकाता को टच करते हुए, ये नासिक होते हुए। तो क्वेश्चन आ सकता है, मुंबई को कोलकाता से कनेक्टिविटी या फिर मुंबई को नासिक से कनेक्टिविटी किस दर्रे के द्वारा दी जाती है, थाल घाट। आप आंसर लगाएंगे थाल घाट। यहां पर एक सिटी है पुणे, पुणे। मुंबई को पुणे से कौन सा घाट जोड़ता है, भोर घाट, है ना, याद रखेंगे आप। दूसरा यहां पर एक और घाट है आपका, एक और पास है आपका, उसका नाम है अगुम्बे घाट, अगुम्बे घाट। तो भैया गोवा का प्रवेश द्वार किस दर्रे को बोलते हैं, अगुम्बे घाट को, ठीक है। दूसरा ऐसे ही मुंबई का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तो याद रख लेना थाल घाट को, गेटवे ऑफ मुंबई थाल घाट को कहा जाता है, ठीक है। ये मुंबई के काफी नजदीक है, एग्जैक्टली गेटवे ऑफ मुंबई इसे ही कहते हैं। ऐसे ही ये आपकी दक्षिणी सेक्शन है, यहां पर एक और पास है, उसका नाम है सैनकोट्टा, सैनकोट्टा पास। तो क्वेश्चन आता है कि इलायची की पहाड़ियों में कौन सा दर्रा स्थित है, तो आंसर है सैनकोट्टा। अच्छा ध्यान देना, ये जो वेस्टर्न घाट में जो दर्रे मिल रहे हैं ना, इनको हम दर्रे नहीं कहते हैं। अब आपकी समझ के लिए मैंने दर्रा बोल दिया है ताकि कंफ्यूजन ना हो। इनको टेक्निकली दर्रा नहीं कहते हैं, इनको हम पास कहते हैं। इनको क्या कहते हैं हम, पास। क्यों, क्योंकि पहली बात तो ये कोई पर्वत श्रृंखला नहीं है, ठीक है। इसी वजह से इनको हम पास बोलते हैं, जो आपको तटीय मैदान से यहां जाने में मदद करे, पास, ठीक है। हैप्पी। अब देखो जरा, यहाँ पे कुछ और चीजें हैं, कुछ पर्वत श्रृंखलाएं हैं, देख लो आप। पर्वत श्रृंखलाएं बोल रहा हूँ, सॉरी, पर्वत चोटियां। ये जो पूरा वेस्टर्न घाट है, इसके सबसे उत्तरतम सिरे पर कौन सी पर्वत चोटी है, नाम है उसका, कोई बोलना चाहेगा, कलसूबाई, कलसूबाई, ठीक है। ऐसे ही यहां पर ये अगुम्बे घाट के ऊपर ये यहां पर एक चोटी है महाबलेश्वर, महाबलेश्वर चोटी। महाबलेश्वर से ही आपकी एक नदी निकलती है, कृष्णा नदी, ठीक है।
खैर चलिए, और गुम्बे घाट महाबलेश्वर। अब देखिए आप यहाँ पर भी कुल 3 आपको पर्वत चोटियां मिलेंगी, जैसे है आपकी कुद्रेमुख, वावुलमाला और मुलानगिरी। कुद्रेमुख, ऐ हाय, कुद्रेमुख, वावुलमाला और मुलानगिरी, मुलानगिरी। ठीक है, हो गया, हो गया। इसके बाद देखो, जहां पर ये सेक्शन खत्म हो रहा है, अर्थात ये दक्षिण वाला सेक्शन शुरू हो रहा है, उससे ठीक पहले ये जो आपकी चोटियां हैं, ये जो पश्चिमी घाट है, ये इस तरीके से मुड़ जाता है ये, और यहां पर एक पहाड़ियां पाई जाती हैं। क्या नाम है उनका? नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी, नीलगिरी की पहाड़ियां। ये क्यों फेमस हैं? एक तो पहली बात, इनको नीलगिरी क्यों कहते हैं? यहाँ पे एक फूल उगता है 12 साल में एक बार, और उसके उगने की वजह से पूरी पहाड़ियाँ नीली हो जाती हैं, बस इस वजह से इनको नीलगिरी कहते हैं। गिरी माने पर्वत और नील माने नीला रंग, ठीक है। दूसरा, ये फेमस किसके लिए है? पश्चिमी और पूर्वी घाट कहाँ आके मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों पे। इसके बाद पूर्वी घाट यहीं खत्म हो जाता है और ये पश्चिमी घाट कंटिन्यू करता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने पश्चिमी घाट के 3 सेक्शन किए थे, उत्तर, मध्य और दक्षिण। दक्षिण में केवल केवल पश्चिमी घाट की चोटियां पाई जाती हैं ये, ठीक है। अब देखना जरा, नीलगिरी हो गया आपका। अब इसके बाद ये जो पहाड़ियां हैं वेस्टर्न घाट का दक्षिणी भाग, इसको हम बोलते हैं इलायची की पहाड़ियां। क्या बोलते हैं? इलायची की हाँ। एक मिनट रुकना जरा, इसे टेढ़ा हो जाएगा ना। अच्छा, ये रोटेट नहीं होता ना ये? चलो ठीक है, जाने दो। नीलगिरी की पहाड़ियों पे इलायची, इलायची, इलायची की पहाड़ियाँ, कार्डेमम हिल्स, ये पूरी इलायची की पहाड़ियाँ हैं। अब देखना, इस इलायची में से 2 इसकी शाखाएं निकली हैं। 2 शाखाएं निकाल दें। एक शाखा रही ये, इस शाखा का नाम है, बता दो मान जाऊंगा। अन्ना मोदी किसने बोला? बिल्कुल सही जवाब। अनाई मुदी और, अरे आप लोग ना कंफ्यूज करते हो, अनाई मुदी अन्ना मलाई, इसका नाम है अन्ना मलाई। अन्ना मलाई। देखना है, दक्षिण भारत की भाषा में ये मलाई का मतलब पर्वत होता है ना। खाने मत बैठ जाना, मलाई है, दिखाना थोड़ा सा। और इसका इधर पूर्व की तरह की ब्रांच निकली है, इस ब्रांच का नाम है अन्ना मलाई, इसका नाम है पलानी। पलानी की पहाड़ियां, पलानी हिल्स, पलानी हिल्स। तो इलायची की 2 शाखा निकली हैं, अन्ना मलाई शाखा और पलानी शाखा। अन्ना मलाई शाखा में ही एक चोटी है, नाम है उस चोटी का अनाई मुदी। एकदम सही जवाब, अनाई। ये मैंने अनाई लिखा है बेटा, अनाई मुदी। ऊंचाई कितनी है इसकी? कैसे कैसे याद रख लेते हो यार? तो जैसा कि मुझे याद था, 2695 मीटर्स इसकी ऊंचाई है। अनाई मुदी दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत की, ना सिर्फ इस वेस्टर्न घाट की, इस पूरे ही दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाई मुदी। तो अनाई मुदी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इस सेक्शन से ही बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि पूरे भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी, सबसे दक्षिणतम श्रेणी कौन सी है? तो आंसर इज इलायची की पहाड़ियां। भारत की सबसे सदर्न मोस्ट पहाड़ियां हैं ये। इसके बाद तो फिर पानी स्टार्ट हो जाता है ना, हिंद महासागर। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुदी, या यूं कह सकते हो कार्डेमम हिल्स की कौन सी शाखा में है अनाई मुदी? अन्ना मलाई शाखा में है, ठीक है। ये जो आप डोडा बेटा बोल रहे थे, ये जो नीलगिरी है ना, इसके अंदर यहां पर है ये डोडा बेटा। डोडा चूरा नहीं है, डोडा बेटा है।
डोडा बेटा या बेटा, डोडा बेटा, इसकी ऊंचाई कितनी है बोलो ना? 2651, वेरी क्लोज। ठीक है, ऑब्वियसली इससे कम है ना ये। डोडा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और वो कहाँ है? नीलगिरी की पहाड़ियों में। आप देख सकते हो ये डोडा बेटा और ये अनाई मुदी के बीच में से वो गुजरता है हमारा क्या? पाल घाट। इसका पा कहाँ गया? हाँ, पाल घाट। हैप्पी। अब देखो हम बनाते हैं ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट बनाने से पहले हम इसमें दो नदियां बना लेते हैं। ये कौन सी नदी है? ये है गोदावरी, और ये है कृष्णा। ठीक है, हो गया। देखो जरा, जैसे आपका ये वेस्टर्न घाट ताप्ती नदी के दक्षिण से स्टार्ट हुआ था, सिमिलरली आपका ईस्टर्न घाट लगभग आप मान सकते हो सुवर्ण रेखा या फिर महानदी। सुवर्ण रेखा ले लेते हैं, चलो। सुवर्ण, नाम सुवर्ण ही है, स्वर्ण नहीं है, क्योंकि बंगाली भाषा में है ये। सुवर्ण रेखा नदी। इसके बाद जितना भी यहां तक जाएगा पूरा सेक्शन, ये क्या कहलाता है? पूर्वी घाट कहलाता है। ठीक है, ये पश्चिमी घाट था, ये पूर्वी घाट है। जैसे पश्चिमी घाट इस प्रायद्वीपीय पठार का पश्चिमी किनारा था, वैसे ही पूर्वी घाट प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी किनारा है। ठीक है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। एकमात्र सबसे बड़ा अंतर क्या है? पश्चिमी घाट आपका जो है एक सतत श्रृंखला के रूप में चलता है, वहीं पूर्वी घाट ये नदियों द्वारा इतना काटा छाटा जा चुका है कि बहुत ही छोटे छोटे सेक्शन में देखने को मिलता है, बाकी सब जगह ये घिस के मैदान कर दिया गया है ना। आपको मैंने जब उत्तर भारत के मैदान पढ़ाए थे तो मैंने बताया दो प्रकार के मैदान होते हैं, जलोढ़ मैदान, मतलब एग्राडेशनल प्लेन और इरोजनल प्लेन। जो जलोढ़ों के निक्षेपण से बने वो एग्राडेशनल प्लेन, और जो इरोजन यानी अपर्दन से घिस घिस के फ्लैट कर दिए जाएं वो अपर्दनात्मक प्लेन होते हैं। और उसका उदाहरण पूरे भारत में यही मिलता है आपको। ये इतने ज़्यादा, ये ईस्टर्न घाट इतना घिस दिया है, जगह जगह पर यहाँ पर मुझे इरोजनल प्लेन मिलते हैं। ठीक है, इसके टोटल 3 सेक्शन करूंगा मैं। सुवर्ण रेखा से लेके गोदावरी के बीच में मुझे 2 पहाड़ियां मिलती हैं। इसके बाद गोदावरी से कृष्णा के बीच में कोई पहाड़ी वाड़ी नहीं मिलती, पूरा ईस्टर्न घाट गायब हो गया है। और इसके बाद नल्ला वैली पाल, नल्ला कोंडा, नल्ला मलाई, वैली कोंडा, पाल कोंडा, जावादी, शेवरॉय, पचाई मलाई, ये ऐसी छोटी छोटी झुंड के छोटे छोटे कचरे के टीले के जैसे मिलते हैं। मतलब बहुत छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, हार्डली किसी की ऊंचाई 300-400 मीटर होगी, छोटी छोटी टीले हैं ये। नल्ला मलाई, वैली कोंडा, पाल कोंडा, जावादी, शेवरॉय और पचाई मलाई। तो जो मलाई आपकी नल्ला में गिरी थी वो पचाई जा चुकी है। ठीक है, इनमें से ये 3 जो हैं आपकी, नल्ला वैली पाल, ये आंध्र प्रदेश में है, जावादी, शेवरॉय और पचाई मलाई ये तमिलनाडु में है। ठीक है, हो गया आपका ईस्टर्न घाट। इसके नाम रह गए हैं, बताता हूँ, एक मिनट। हाँ, मलैया रेंज और मधुगुला कोंडा। इस वाली रेंज का नाम है मलैया श्रेणी। मैंने बहुत तेजी से पढ़ा दिया क्या बच्चों? समझ में आया ना सभी के? बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। इनफैक्ट इसको नॉलेज बोलते भी नहीं है, इसको सिर्फ इंफॉर्मेशन बोलते हैं, किसका नाम क्या है, किसकी लंबाई कितनी है। दिस इज नॉट अ नॉलेज, जस्ट अ इंफॉर्मेशन। तो कोई इसमें समस्या तो नहीं है ना? बहुत ऐसा तो नहीं कि सर ने बहुत जल्दी जल्दी करा 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 खत्म कर दिया। मलैया श्रेणी, मलैया श्रेणी, और ये क्या है? मधुगुला कोंडा। किसी का नाम मधु तो नहीं है? मधुगुला कोंडा श्रेणी। ठीक है, मलैया श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी पर्वत, महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी। और इसकी चोटी है अरमा कोंडा, अरमा कोंडा।
अब देखो जरा यहाँ पर एक विवाद है थोड़ा सा। हम जब भी कंपटीशन एग्जाम की किताबें पढ़ते हैं तो भैया ईस्टर्न, जैसे वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची कौन सी थी, अनाईमुदी, तो ईस्टर्न घाट की सभी किताबों में लिखा हुआ महेंद्रगिरी। लेकिन एनसीईआरटी, समझ रहे हो, एनसीईआरटी वो सरकारी किताबें हैं, पूरे भारत की शिक्षा प्रणाली एक तरफ और एनसीईआरटी किताब एक तरफ, ठीक है। एनसीईआरटी बोलती है अरमाकोंडा सबसे ऊंची चोटी है। अब ये मैंने आप पे छोड़ा, आप जिसको मानना चाहो, वैसे आंसर इज अरमाकोंडा, ये सबसे ऊंची चोटी है ईस्टर्न घाट की, ठीक है। अपने हिसाब से मैनेज कर लेना, यदि ऑप्शन में दोनों नाम लिख के आ गए तो लिख लेना, वो क्वेश्चन डिलीट होगा, ठीक है, उससे विवाद उठते हैं फिर। जनरली आपको अरमाकोंडा या महेंद्रगिरी में से कोई एक ही ऑप्शन में लिखा मिलेगा, है ना, आंसर लगा देना। 99% आपको अरमाकोंडा लिखा मिलेगा। सब पेन में उठा देता हूँ, अरे कैसी बातें कर, इतना बुरा तो नहीं पढ़ा दो किताबें फेंक रहे हैं बच्चे, ठीक है। अरमाकोंडा इसकी सबसे ऊंची चोटी है। गोदावरी और कृष्णा के बीच में देखो, इसके 3 भाग किए थे ना, उत्तरी भाग, मध्य भाग और दक्षिणी भाग, है ना। मध्य भाग में पूरी सफाया हो चुका है। कारण क्या है उसका, गोदावरी और कृष्णा द्वारा करोड़ों सालों तक किया गया अपर्दन, ठीक है। और उसके बाद फिर दक्षिणी भाग में क्या क्या है, यहाँ शॉर्ट में इनका नाम लिखता हूं, नल्ला मलाई, वैलीकोंडा, ये वै कर दिया, और पालकोंडा, ये जावादी, शेवरॉय और पचाई मलाई। तो ये पूरा नाम अपने डायग्राम में लिख लेना, ये पूरा हौस-पौस कर दिया आज मैंने, ठीक है बच्चों। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन और, वो क्या कारण है जिस वजह से ईस्टर्न घाट इतना ज्यादा कटा छटा है। कारण है कि भैया पठार की सारी ही नदियां पूर्व की तरफ बह रही हैं ना, तो उन सभी ने जो है दिल खोल के इसका अपर्दन किया है, और खुद इसको ही खोल दिया अच्छे से, पूरा अपर्दन करके फ्लैट कर दिया है। सही मामले में ईस्टर्न घाट केवल यहीं पे हमको घाट जैसा कुछ लगता है, बाकी यहाँ पे तो किसी एंगल से घाट नहीं लगता वो, ठीक है। इसीलिए घाट से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है ज्यादातर वो वेस्टर्न घाट से ही आता है। चलो सह्याद्री से याद आया, देखो चलो वेस्टर्न घाट के कुल 3 नाम हैं। वेस्टर्न घाट को महाराष्ट्र सेक्शन में, यानी गोवा से लेकर के मुंबई तक इतने सेक्शन में सह्याद्री बोलते हैं। वेस्टर्न घाट को, ये जो नीलगिरी पहाड़ियां दिख रही हैं, ये आपके कर्नाटक में भी हैं, केरल में भी आ जाती हैं और तमिलनाडु में भी चली जाती हैं, ठीक है। तो लगभग लगभग मध्य सेक्शन में हम वेस्टर्न घाट को नीलगिरी बोल देते हैं, और दक्षिणी सेक्शन में इसको वेस्टर्न घाट को इलायची की पहाड़ियां बोल देते हैं, है ना। लगभग लगभग बोल रहा हूं मैं, प्रिसाइसली नीलगिरी केवल इसके इतने से पार्ट में है, और हम इस पूरे मध्य भाग की बात कर रहे हैं, है ना। तो मैं क्या क्या बोलता हूं, उत्तरी भाग में वेस्टर्न घाट को क्या बोलते हैं, सह्याद्री की पहाड़ियां, मध्य भाग में क्या बोलते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियां, और दक्षिणी भाग में क्या बोलते हैं, इलायची की पहाड़ियां। ये कंफ्यूज हो गया ना, ये कंफ्यूजन हो गया ना थोड़ा सा, क्लियर है ना, ठीक। अभी लिखो उसको जल्दी से, हेडिंग डालो। अच्छा मेरा फोन ले लो ले लो। इससे ज्यादा नहीं कर सकता मैं, बटन दबा दो यार। चलो सर आप भी ले लेते एक, हो गया। हेडिंग डालो, पश्चिमी घाट, अगली पर्वत श्रृंखला है पश्चिमी घाट। गो, हाँ डायग्राम के लिए जगह छोड़ देना, पूरा एक पेज बाकायदा। और हम एक बार में एक ही घाट बनाएंगे, वो तो आपके समझने के लिए हम दोनों एक साथ बना दिए थे, हालत आप देख ही रहे हो कितने ज्यादा इसमें चीजें हो गई हैं। एक बार में एक ही घाट बनाएंगे हम। लिखो उसमें पश्चिमी घाट लिखेंगे। पश्चिमी घाट वास्तव में, पश्चिमी घाट वास्तव में पश्चिमी घाट वास्तव में प्रायद्वीपीय पठार का
पश्चिमी किनारा है। पश्चिमी किनारा है। फुल स्टॉप। पश्चिम तटीय मैदानों से देखने पर यह पर्वत श्रृंखला के रूप में प्रतीत होता है। पर्वत श्रृंखला के रूप में प्रतीत होता है। नहीं, ओके, फुल स्टॉप। अब ध्यान देना, फॉल्ट स्कार्प क्या होता है? फॉल्ट स्कार्प, भ्रंश कगार। भ्रंश कगार क्या होता है? देखो क्या बोलूं मैं, अरे आप किसी एप्पल को काटना तो उसका कट सेक्शन दिखाई देगा ना आपको। किसी भी फल को काटोगे तो फिर उसका कटा हुआ पूरा सेक्शन दिखेगा ना। तो क्या था, ये यहाँ पर ना और आपका एक पोर्शन था जमीन का, जो कि यहाँ से क्रैक आया और वो धस गया नीचे। ओके, तो ऑब्वियसली अब यहाँ पे आपको खड़ी दीवार सी दिखाई दे रही है ना। तो बेसिकली वो दीवार एक भ्रंश कगार है, जो इस बात का प्रतीक है कि प्राचीन किसी समय में यहाँ पर भी कोई भूभाग था जो अब नहीं है। डूब गया हो या कुछ भी हो गया हो, वो अब नहीं है। कैसे नहीं है भैया? पहले होगा वो इतना भूभाग, बीच में फ्रैक्चर आया और इतना पोर्शन पूरा सपोज करो सबमर्ज हो गया, पानी में डूब गया, और एग्जैक्टली डूबा ही है वो। ठीक है, क्योंकि आप मुंबई में देखते हो बहुत सारे पेड़ ऐसे मिलते हैं जो समुद्र में नहीं उग सकते थे। जैसे नीम का पेड़ हो गया, बरगद वगैरह हो गए, ये समुद्र के खारे पानी में उग जाएंगे। ये शुष्क क्षेत्रों में देखने को, जमीन पे देखने को मिलेंगे। बट ऐसे जमीनी पेड़ वहां समुद्र के नीचे से उगते हुए दिख रहे हैं हमको, बाकायदा उगे हुए हैं। तो वो क्या दर्शाता है कि वो ज़मीन पहले किसी समय में पानी से ऊपर रही होगी, धीमे धीमे उसका सबमर्जेंस हुआ और उन पेड़ों ने अपने आप को ढाल लिया उस परिस्थितियों के अनुरूप। आज भी वो जिंदा है वहां पे। ठीक है, तो ये भ्रंश कगार, जैसे अगर मैं अपने मोबाइल को ऐसे तोड़ दूं तो फिर यहाँ पे आपको ऐसे कटी हुई सेक्शन दिखाई देगा ना। तो ये भ्रंश कगार इस बात का प्रतीक है कि प्राचीन समय में यहाँ पर कोई जमीन थी जिससे ये अटैच था, वो जमीन अब हट चुकी है। नेक्स्ट लाइन से लिखना, पश्चिमी घाट एक भ्रंश कगार हैं। पश्चिमी घाट एक भ्रंश कगार हैं। भ्रंश कगार, फॉल्ट स्कार्प। ब्रैकेट में लिख लो फॉल्ट स्कार्प, ये लो ब्रैकेट में लिखो फॉल्ट स्कार्प। ठीक है, पश्चिमी घाट एक भ्रंश कगार हैं, फॉल्ट स्कार्प। जो यह दर्शाता है कि, जो यह दर्शाता है कि प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में कोई भूभाग स्थित था जो अब अलग हो गया है। जो अब अलग हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, पश्चिमी घाट ताप्ती नदी के मुहाने से, ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक, ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर, 1600, 1600 किलोमीटर तक फैले हैं, तक फैले हैं।
नेक्स्ट लाइन, इनकी औसत ऊंचाई 1000 मीटर है। इनकी औसत ऊंचाई 1000 मीटर है। अगला लिखेंगे, क्या था नाम था, हाँ। पश्चिमी घाट को अलग अलग भागों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अलग अलग भागों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे तैसे। जैसे डैश करके लिखो, महाराष्ट्र में सह्याद्री, मतलब आप एक के नीचे एक लिखना स्टार्ट करना। महाराष्ट्र में डैश करके सह्याद्री, सह्याद्री, सहयाद्री, सहयाद्री। दूसरा, कर्नाटक व तमिलनाडु में डैश करके नीलगिरी, नीलगिरी। ध्यान देना बच्चों, कर्नाटक ये यहां से लेके यहां तक है पूरा, ले मिटर गया कर्नाटक। कर्नाटक यहां से लेके यहां तक है, नीलगिरी मात्र इतने सेक्शन में है, लेकिन मैंने जनरली पूरे को ही नीलगिरी बोल दिया है। कल को तुम लड़ने मत आ जाना सर, नीलगिरी तो इतना सा बताया था आपने, ठीक है। तीसरा है लिखेंगे, केरल में इलायची की पहाड़ियां, इलायची की पहाड़ियां, ठीक है। अगला लिखोगे, पश्चिमी घाट को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। पश्चिमी घाट को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। तीन भागों में बांटा जा सकता है। इसमें आप ऐसा कर सकते हो, ए बी सी डी करके लिखना। आप ए करके लिखो, उत्तरी भाग, उत्तरी पश्चिमी घाट, या उत्तरी भाग कर लो बस यार, केवल उत्तरी भाग, उत्तरी भाग। डैश करके लिखो, ताप्ती नदी से गोवा तक, ताप्ती नदी से गोवा तक। इसी में ही नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, अरे मतलब बी नहीं है, ए वाले में ही उत्तरी भाग में ही चल रहा है। प्रमुख चोटियां, मतलब पहला पॉइंट था ताप्ती नदी से गोवा तक, दूसरा पॉइंट है प्रमुख चोटियां डैश करके कलसूबाई व महाबलेश्वर, कलसूबाई व महाबलेश्वर, कलसूबाई व महाबलेश्वर। दूसरा है प्रमुख पास, नहीं उत्तरी भाग में है, इसकी चोटियां लिखा दी, इसके पास लिखा रहे हैं। पहला पास है थाल घाट, दूसरा पास है भोर घाट। थाल घाट, भोर घाट। इसमें अगला पॉइंट लिखो, कलसूबाई ब्रैकेट में ऊंचाई है उसकी 1646 मीटर। कलसूबाई उत्तरी भाग के अंदर ही चल रहे हैं हम। कलसूबाई ब्रैकेट में 1646 मीटर, ब्रैकेट क्लोज। कलसूबाई पश्चिमी घाट की
सबसे उत्तरतम चोटी है? सबसे उत्तरतम चोटी है। सबसे उत्तरतम चोटी है। वहीं अगला लिखो, वहीं महाबलेश्वर के निकट से, वहीं महाबलेश्वर के निकट से गोदावरी कृष्णा नदी का उद्गम होता है। गोदावरी नहीं, कृष्णा। वहीं महाबलेश्वर के निकट से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। अच्छा, तो आपने लिख दिया क्या गोदावरी नहीं कृष्णा का उद्गम होता है? पूरा लिख दिया क्या? क्या लिखा आपने? हाँ, महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, थाल घाट पास को, थाल घाट पास को मुंबई का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। थाल घाट पास को मुंबई का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा कंटिन्यू लिखना। यह, अच्छा ध्यान दो बेटा, थोड़ा सा डायग्राम में मैंने ध्यान नहीं रखा। नासिक यहाँ नहीं, यहाँ नागपुर है। नासिक ये है, ये रोड निकली है, यहाँ लिख लो कहीं नासिक। अब कलसूबाई की जगह नासिक यहाँ कहीं फिट होगा, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं नासिक। ठीक है, अब ले लो आप लोग फोटो, बाद में ले लेना। ठीक है, यह मुंबई को नासिक से जोड़ता है। यह मुंबई को नासिक से जोड़ता है। यह मुंबई को नासिक से जोड़ता है। दूसरा क्या लिखेंगे हम लोग? लिखें, भोर घाट मुंबई को पुणे, भोर घाट मुंबई को पुणे से जोड़ता है। जोड़ दिया, मुंबई को पुणे से जोड़ता है। ठीक, अगला चलते हैं मध्य भाग में, है ना? मध्य भाग में लिखो, हाँ बी कर लो, मध्य भाग लिख लो। गोवा से पाल घाट पास तक, गोवा से पाल घाट पास तक, इसमें दूसरा पॉइंट है। प्रमुख चोटियां, प्रमुख चोटियां, वावुल माला, वावुल, वावुल माला, वा वायु वाला वावुल, वावुल, वावुल माला लिखा भी तो है वावुल। वावुल माला ब्रैकेट में ऊंचाई है 2339, 2339 वावुल माला, कॉमा मुलानगिरी, मुलानगिरी, मुलानगिरी 1913 मीटर। फिर है कुद्रेमुख, कुद्रेमुख 1894 मीटर्स। ये इसकी प्रमुख चोटियां हैं। ठीक है, 1894 मीटर्स ये प्रमुख चोटियां हैं। कुद्रेमुख की पता है स्पेशलिटी? भारत की सबसे बड़ी खदानों में से एक है ये कुद्रेमुख, काय की? लोहे की।
इसका ध्यान रखना आप, इसका नाम कुद्रेमुख क्यों है? इस खदान की आकृति घोड़े के मुंह जैसी लगती है, तो कर्नाटक की भाषा में घोड़े को कुद्र बोलते हैं, तो इसलिए इसका नाम कुद्रेमुख है। उस पूरी इस पहाड़ी के सहारे वो है, उसकी खान है, लो उसकी आयरन की, तो कुद्रेमुख माइन बोलते हैं उसको। ठीक है, वहां से क्या करते हैं, ये बगल से एक आपका मारमा गांव पोर्ट है, वहां से पूरा एक्सपोर्ट कर देते हैं हम लोग लोहे को। ठीक है, मुलानगिरी हो गया। प्रमुख पास, प्रमुख पास एक ही है आपका, अगुम्बे घाट, अगुम्बे घाट पास, अगुम्बे घाट पास है ना, इसमें थोड़ा सा डैश करके लिख लो, अगुम्बे घाट पास में ही डैश करके लिख लो। इसे इसे गोवा का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। गोवा का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। गोवा जहां पे जाने के सभी लोग प्लान बनाते रहते हैं, जिस पर प्रभु कृपा होती है वो चला भी जाता है। ठीक है, अगला लिखोगे आप, हो गया पूरा। इसमें अगली लाइन लिखो, पालघाट पास के, पालघाट पास के उत्तर में नीलगिरी पहाड़ियां स्थित हैं। पालघाट पास, ये पालघाट है, इसके बारे में लिखाया नहीं है मैंने अभी, लेकिन नाम यूज कर लिया है। पालघाट पास के उत्तर में नीलगिरी पहाड़ियां स्थित हैं, जो पश्चिमी घाट का ही हिस्सा हैं, जो पश्चिमी घाट का ही हिस्सा हैं, जो पश्चिमी घाट का ही हिस्सा है। फुल स्टॉप। पूर्वी व पश्चिमी घाट, पूर्वी व पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों, नीलगिरी पहाड़ियों पर ही मिलते हैं। नीलगिरी पहाड़ियों पर ही मिलते हैं। नेक्स्ट लाइन लिखना, और मर गए, प्रमुख चोटी में डोडा बेटा तो लिखा ही नहीं, लिखो डोडा बेटा चोटी, डोडा बेटा, डोडा डोडा और बेटा, बेटा की जगह बेटा कर देना, आधा टा और जोड़ देना। डोडा बेटा चोटी, डोडा बेटा चोटी ब्रैकेट में 2651 मीटर्स, डोडा बेटा चोटी क्या है ये, हाँ, नीलगिरी श्रेणियों में स्थित है, नीलगिरी श्रेणियों में स्थित है। यह पश्चिमी घाट की, यह पश्चिमी घाट की दूसरी सबसे ऊंची, यह पश्चिमी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अगला आप लिखोगे दक्षिणी भाग, दक्षिणी भाग लिख लिया, लिखोगे कहां से कहां तक फैला है, पालघाट पास से कन्याकुमारी तक, पालघाट पास से कन्याकुमारी तक। नेक्स्ट पॉइंट, इसे इलायची की पहाड़ियां भी कहते हैं।
भी कहते हैं। फुल स्टॉप। पालघाट पास के निकट पालघाट पास के निकट इलायची पहाड़ियों से दो शाखाएं निकलती हैं। इलायची पहाड़ियों से दो शाखाएं निकलती हैं, डैश करके पश्चिम में अन्नामलाई व पूर्व में अन्नामलाई व पूर्व में पलानी हिल्स या पलानी की पहाड़ियां, पलानी पहाड़ियां कर दो लास्ट, पलानी पहाड़ियां, ठीक है। पिछले वाले सेक्शन में कुछ जगह बची है क्या? नीलगिरी के आसपास कहीं जगह बची है क्या? एक लाइन चाहिए बस। मैं कैसे भूल गया यार, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऊटी पर्यटन स्थल का नाम सुना है आप लोगों ने? हाँ तो लिख लो, ऊटी पर्यटन स्थल। ऊटी ऊंट होता है ना, तो ऊंट की जगह ऊटी कर दो बस। ऊ टी ऊटी। हाँ हाँ हाँ, अरे भैया तो मैं नया रजिस्टर दे दूंगा अगर खत्म हो गई तो। ऊटी पर्यटन स्थल। अरे ऊंट नहीं है, आप सच में ऊंट कर दिया। ऊटी। बस बस हो गया ये अरे वो आपको दे रहे थे, बस बहुत हो गया। ऊटी पर्यटन स्थल नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। अब उसमें क्या लिखोगे? कल्पना वॉज किल्ड। नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। कर दिया स्थित। अब आओ जल्दी वापस आ जाओ, ठीक है। हाँ जी, पश्चिम में अन्नामलाई, हाँ लिखो उसमें। नहीं हो गया पूरा वो, वापस आ जाइए, जो लिख रहे थे वहीं आ जाइए, है ना। इलायची से दो शाखाएं निकलती हैं, पश्चिम में अन्नामलाई और पूर्व में पलानी पहाड़ियां। अगली लाइन से लिखो, अन्नामलाई श्रेणी में ही अन्नामलाई श्रेणी में ही अनाई मुदी चोटी ब्रैकेट में उसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। अनाई मुदी चोटी स्थित है, जो 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 न सिर्फ पश्चिमी घाट की जो न सिर्फ पश्चिमी घाट की बल्कि संपूर्ण दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, कोडाई कोनाल कोडाई कोनाल कोडाई कोनाल पर्यटन स्थल कोडाई कोनाल पर्यटन स्थल पलानी पहाड़ियों में स्थित है।
कोडाई कोनाल पर्यटन स्थल पलानी पहाड़ियों में स्थित है। हो गया, हो गया ना, ठीक है। प्रमुख चोटियां तो हो ही गई हैं। हाँ, अगला लिखोगे प्रमुख पास, प्रमुख पास। अच्छा, इसको इलायची की बोलते जरूर है लेकिन आकृति लौंग जैसी लग रही है ना, लौंग की पहाड़ियां। लिखो प्रमुख पास में पहला लिखो पालघाट पास, पालघाट पास लिखो। यह पश्चिमी घाट का सबसे चौड़ा पास है। जो नीलगिरी पहाड़ियों व इलायची पहाड़ियों के मध्य स्थित है। पास है जो नीलगिरी पहाड़ियों व इलायची पहाड़ियों के मध्य स्थित है। यह कोचिन को के मध्य स्थित है, फुल स्टॉप। यह कोचीन को कोयम्बटूर से जोड़ता है। कोचीन को कोयम्बटूर, कोयम्बटूर से जोड़ता है। अगला है सैनकोटा पास। सैनकोटा पास से ना बहुत सारी चीजें, सैनकोटा पास से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। भारत का सबसे दक्षिणतम पास, इट इज अ सैनकोटा पास। इलायची पहाड़ियों में कौन सा स्थित है, सैनकोटा पास। तो ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। लिखे सैनकोटा पास। यह भारत का दक्षिणतम पास है। यह भारत का दक्षिणतम पास है जो इलायची पहाड़ियों में, जो इलायची की पहाड़ियों में स्थित है। जो इलायची की पहाड़ियों में स्थित है, फुल स्टॉप। यह त्रिवेंद्रम को मदुरई, यह त्रिवेंद्रम को, त्रिवेंद्रम है तिरुवनंतपुरम भैया, इधर पड़ेगा आपको, इधर। त्रिवेंद्रम को मदुरई से जोड़ता है। त्रिवेंद्रम को मदुरई, मदुरई ऐसे लिखेंगे, मदुरई बोलेंगे कैसे, मदुरई। त्रिवेंद्रम को मदुरई से जोड़ता है। दैट्स ऑल, है ना। बस एक नोट लिख लो, नोट, NOT, नोट, एक छोटा सा नोट है भैया। ये पूरा ही पश्चिम घाट मानसूनी हवाओं को रोक लेता है, जिस वजह से तुम लोग लिखने में ही बिजी रहे। ये पूरा ही पश्चिमी घाट, ये पूरा ही जैसे पर्वत है, ये है ना, ये पर्वत से कोई हवाएं टकरा रही हैं, हैप्पी। तो अब ये हवाएं मजबूरन इनको ऊपर उठना पड़ेगा, इन हवाओं को। जब हवाएं ऊपर उठेंगी तो ऑब्वियस सी बात है उनमें संघनन होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, क्लाउड्स बनेंगे, बादल, और वो बादल बरसेंगे भी। पूरी कहानी इस स्लोप, ये पर्वत के इसी वाले स्लोप पे रहेगी, पूरी झमाझम बारिश होगी। जैसे ही जो है पवने जो है इस तरफ उतरना स्टार्ट होंगी, तो अब उनकी दिशा कैसे है, अधोमुखी है, नीचे की तरफ है। नीचे की तरफ होने से उनकी ड्राइनेस बढ़ने लगेगी, उनकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी घटने लगेगी, मतलब ड्राइनेस बढ़ने लगेगी, वो सूखी होने लगेंगी। तो भैया पर्वत के एक और घनघोर बारिश होती है, दूसरे ओर शुष्क प्रदेश निर्मित होते हैं।
इसको आप बोलते हो विंडवर्ड स्लोप या पवन अभिमुख ढाल। विंडवर्ड स्लोप, विंडवर्ड स्लोप, पवन अभिमुख ढाल, इसको बोलते हो लीवर्ड स्लोप, लीवर्ड स्लोप यानी कि पवन विमुख ढाल। और बेचारा लीवर्ड स्लोप यही कहलाता है छाया, वृष्टि छाया क्षेत्र। वृष्टि माने बारिश, वृष्टि छाया क्षेत्र बोले तो रेन शैडो रीजन। वृष्टि माने रेन, छाया माने शैडो, रेन शैडो रीजन, है ना। तो आपका जो वेस्टर्न घाट है ये मानसूनी पवनों को यहीं रोक लेता है और झमाझम बारिश कराता है। जब वो पवनें बेचारी ऊपर उठती हैं और पठार में जब एंटर करती हैं तो उस समय उनके अंदर कोई मॉइस्चर नहीं बचा है, या फिर अगर मॉइस्चर बचा भी है तो बेसिकली उनकी जो गति है वो नीचे की ओर है, अधोमुखी है, तो वो वर्षा नहीं करा रही हैं। और पश्चिमी घाट के इस तरफ सेंट्रल इंडिया में बहुत बड़ा एक ड्राई एरिया बनता है, जो कि संपूर्ण रूप से वो रेगिस्तान नहीं है, लेकिन भारत में हम शुष्क क्षेत्र पढ़ते हैं तो दो ही प्रमुख हैं, एक तो राजस्थान वाला क्षेत्र और दूसरा ये, इसको प्रायद्वीपीय पठार का मध्य भाग बोलते हैं। ये भी लगभग रेगिस्तान जैसा ही शुष्क है, लगभग खतरनाक शुष्क है ये। क्यों? क्योंकि ये पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है, इस वजह से। ठीक है, यहां सिर्फ एक ही कंडीशन में बारिश होती है, मॉनसून ब्रेक। सुना है आपने मॉनसून ब्रेक? मॉनसून बारिश होती है ना पूरे 3 महीने तक, तो डेली तो होती नहीं, सुबह शुरू हो गई चले जा रही है, कुछ इसमें ब्रेक आते हैं, पता पड़ा 2-2 हफ्ते हो गए, 2.5 हफ्ते हो गए बारिश नहीं हो रही है, वो मॉनसून ब्रेक। अब तो लौट रहा है, वो जा रहा है, खत्म हो गया, तो वो मॉनसून ब्रेक कहलाता है। तो उस मॉनसून ब्रेक के दौरान यहाँ बारिश होती है, पूरे भारत में ब्रेक लगा हुआ है तब बारिश हो रही है। अब क्यों हो रही है ये नहीं पता, बट यहाँ हो रही है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल एक नई ऊर्जा के साथ। That's all for today। हाँ, अभी तो पूर्वी घाट रह गया है। ये डायग्राम आप लोग बना लोगे या फिर मैं कल आके फिर से बनाऊं? ये अगर अच्छा साफ सुथरा बना है तो फिर उसमें पूर्वी घाट भी ऐड कर देना, यदि नहीं है साफ सुथरा तो पूर्वी घाट अलग से बनाना, आपकी मर्जी है।